तो सरदार सरोवर डैम के बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि इसका जो पानी है, इसकी कैपेसिटी इतनी विशाल है कि ये 4 राज्यों को जो है पानी ये सप्लाई करने के लिए सक्षम है, ये वाली डैम। कौन से हैं वो 4 स्टेट्स, ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। महाराष्ट्र को ही पानी सप्लाई करता है, गुजरात में है तो गुजरात को तो करेगा ही। बगल में मध्य प्रदेश और उसके बगल में राजस्थान, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको देखो एक ये चीज़ दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखो, ये डैम कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात से चिपकी हुई 3 स्टेट्स आपको कौन-कौन सी दिख रही हैं? राजस्थान ऊपर, नॉर्थ साइड पर, ईस्ट साइड पर कौन सी? मध्य प्रदेश, साउथ साइड पर कौन सी? महाराष्ट्र। मतलब मैं गुजरात के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि गुजरात के नॉर्थ में ये, ईस्ट में ये, साउथ में ये, वेस्ट में कुछ नहीं है, वेस्ट में तो फिर पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो ये 3 चिपकी हुई स्टेट्स हैं और ये जो सरदार सरोवर डैम का पानी जो है, ये गुजरात में कंस्ट्रक्ट करी गई थी ये वाली डैम, नर्मदा नदी के ऊपर है और 4 राज्यों को पानी पहुँचाती है। गुजरात में है तो गुजरात के लोगों को तो पहुँचाएगी ही पानी, है ना? इसके अलावा 3 स्टेट्स कैसे याद रखोगे? ऊपर राजस्थान है, तो क्या यहाँ पर राजस्थान है? जी हाँ, राजस्थान है। बगल में मध्य प्रदेश, हाँ, एमपी दिख रहा है। नीचे महाराष्ट्र, हाँ, महाराष्ट्र। ऐसे करके आपको याद करना है। अगर आपको इंडिया का मैप पता है तो आपको रट्टा मारने की नीड नहीं है, ठीक है? गुजरात के और राजस्थान में, राजस्थान के जो सूखे इलाके हैं, ठीक है? गुजरात के और राजस्थान के जो सूखे इलाके हैं, वहां पर जब भी सूखा पड़ जाता है और डेजर्ट लाइक कंडीशंस बनना शुरू हो जाती है, तो गुजरात और राजस्थान के 75% पानी की पूर्ति को पूरा करती है ये वाली डैम, सरदार सरोवर डैम, ठीक है? और इसके ऊपर बहुत बवाल भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला था। इसकी हाइट बढ़ाई जानी थी, मतलब इतना पानी भी कम पड़ जा रहा था इसको, इतना ज़्यादा पानी आ रहा था इसके अंदर कि सरकार ने डिसाइड करा था इसकी हाइट बढ़ानी है। और एक प्रोटेस्टर थी, मेधा पाटकर, ठीक है? मेधा पाटकर ने आंदोलन चलाया था गुजरात में। मोदी जब सीएम थे गुजरात के, आपको पता है ना, पीएम से पहले वो सीएम थे, है ना? तो इन्होंने आंदोलन चलाया था, सुप्रीम कोर्ट तक ये गई थी, बहुत सारे लोगों को इन्होंने इकट्ठा करा था। 10-15 साल तक इन्होंने हाइट नहीं बढ़ने दी उस डैम की। इनका ये कहना था कि कल को अगर ये डैम फट गई, कुछ अनहोनी हो गई, तो बहुत सारे इलाके डूब जाएंगे, ट्राइबल लोग बर्बाद हो जाएंगे, लोग बेघर हो जाएंगे, कितनी सारी जानें, मासूम जानें चली जाएंगी। ये जब तक होल्ड कर सकी, लेकिन जैसे ही मोदी पीएम बनते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फिर फैसला आ जाता है कि नई डैम की हाइट बढ़ाई जानी है और ये अपने केस में फिर हार गई, ठीक है? यार इनका ये कहना है कि सरदार सरोवर, इनका ये कहना है ना, देखो विनायक, सरदार सरोवर डैम में देखो रिकंस्ट्रक्शन दोबारा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। जहां पर पानी लगातार पूरे साल बहे जा रहा है, आप यहाँ पर जाकर क्या मरम्मत करोगे? बताओ कैसे करोगे मरम्मत जाकर, है ना? क्या क्या स्ट्रक्चर चेंज करोगे? आप क्या हल्का सा यहाँ पर सीमेंट लगाकर आ जाओगे, कि चूना लगाकर आ जाओगे, कि स्टील की पाइप बनवा दोगे? एक डैम जब भी फटती है तो वो एकदम से फटती है। जैसे जब हमारे यहाँ छत पे ये जो सीलन आने लग जाती है पुराने घरों के अंदर, इसकी मरम्मत करवाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जिस दिन अगर ये सीलन बहुत ज़्यादा भर गई, ये पूरी छत जो है सर पर आके किसी की गिर सकती है ना? अब डैम जो है, अगर वो फटी, डैम के फटने से तो किसी की जान नहीं जाएगी, लेकिन जो पानी का बहाव है फिर उसको रोकने के लिए कोई बाधा नहीं बचेगी। तो ये कहती है हाइट रेज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत पुराना है, ठीक है? ये इसका मेजर मतलब वो फंडा है। और ये मैं अगर आपको इसका एक एरियल व्यू दिखाऊँ, यहाँ पर आप देखो, ये सरदार सरोवर डैम। हाँ, इसका एक फ़ायदा बहुत अच्छा है कि यहाँ पर जो इसके नीचे ना चेंबर्स लगाए गए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के। तो जब भी इसका पानी गिरता है उन पे, आपको पता है मतलब उस पे वाटर टरबाइन के ऊपर जो पंखे लगे होते हैं, नीचे पानी गिरता रहता है, वो गोल-गोल करके घूमते हैं और बिजली बनती है। तो बिजली का उत्पादन इससे बहुत अच्छी तरीके से होता है इस डैम के पानी से, ठीक है? तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट, मैं लार्जेस्ट नहीं कह रहा हूँ उसको, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है ये हमारे हिंदुस्तान की, ठीक है? और एशिया में भी इसका काफ़ी ज़्यादा नाम है। समझ में आ गया? अब लेकिन जो ऐसे मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट जो बनाए जाते हैं, इसकी कुछ खामियां भी हैं, इसकी कुछ कमियां भी हैं। हमेशा ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। एक तो सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये जो ऐसे रिजर्वॉयर्स, यानी कि डैम जैसे, कैनाल जैसे, या कोई भी रिजर्वॉयर वाटर स्टोरेज, वाटर को स्टोर करने के लिए जो बनाए जाते हैं, ठीक है?
वो फ्लड प्लेन एरिया में क्रिएट कर जाते हैं। फ्लड प्लेन का एरिया का ये मतलब है, राइटर यहाँ पर आपसे ये कहना चाह रहे हैं, वो एक बिल्कुल फ्लैट लैंड पे कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं। कभी भी डैम क्या किसी पहाड़ पे या किसी प्लेट्यू रीजन पर बनेगी क्या? बताओ, नहीं ना। अब जिस भी वो प्लेन रीजन में बन रही है डैम, समझो जरा इस चीज को, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। उस प्लेन इलाके में खेती बाड़ी हो सकती थी, लेकिन सरकार ने वहां पर डैम बनाकर खेती बाड़ी के एरिया को खत्म करके वहां पर एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया डैम के नाम का। ठीक है, तो इससे होता क्या है, जो वेजिटेशन है वहां की, जो खेती बाड़ी है और जो मिट्टी है, वो खोखली हो जाती है और खेती बाड़ी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सरकार आश्वासन देती है, झूठे-झूठे वादे करती है, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, किसानों को बोलती है हम ध्यान रख रहे हैं, तुम्हारे खेतों में पानी नहीं भरेगा। लेकिन बारिश के दिनों में कभी-कभार डैम ऐसा देखा जाता है कि वो पानी नहीं सँभाल पाती अपने पास, और पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ जाता है कि किसान ने जो खेती-बाड़ी कर रखी होती है, उसके ऊपर से पानी बहता चला गया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और उसने जो खेत को जोता था, इतनी ज़्यादा मेहनत से, मुशक्कत से उसने फर्टिलाइज़र, मैन्योर को पुट करा था, वो धुल गए पूरी तरीके से। और वो बेचारा किसान, गरीब किसान कहाँ से पैसा लेकर आए? क्या सरकार उसको फिर क्या खेत जोत कर देगी? क्या सरकार ट्रैक्टर चलवाएगी वहाँ पर जाकर? क्या सॉइल की टिलिंग करवाएगी? क्या प्लोइंग करवाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्वेटिक लाइफ के ऊपर भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। डैम्स जो हैं, अगर वो टूट जाती हैं, तो वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ रिवर के अंदर होती है, जैसे बड़ी सारी जो मछलियाँ वगैरह हैं, वो ना दूसरे एरिया में माइग्रेट कर जाती है स्पॉनिंग के लिए। यानी कि इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, स्पॉनिंग का मतलब लिखा हुआ है, अंडे जो मछलियाँ देती हैं, रिलीज़ करती हैं, डिपॉज़िट करती हैं, वो बहकर किसी और जगह चले जाते हैं। अब देखो, एक जो मछली है, ठीक है? किसी एरिया में एक मछली है, उसने कुछ अंडे दिए। एकदम से डैम का पानी जो है, बहाव जो एकदम से तेज़ हो गया, और ये सारे अंडे प्लेस ए से होते हुए प्लेस बी तक आ गए। अब मछली जो है, टाइम टू टाइम इसकी देखभाल करती, तो इससे मछलियाँ पैदा हो पाती अच्छे तरीके से, या अंडे टूटने के बाद छोटी-छोटी जो मछलियाँ हैं वो पैदा हो गई, लेकिन वो बहाव होने की वजह से, चेंज होने की वजह से उनको टाइम पर फीड नहीं कर पाई उनकी जो मदर फिश थी, जो उनकी माँ थी मछलियों की, तो उसकी वजह से उनकी जान चली गई। इसकी वजह से जो मछलियों का व्यापार करते हैं, मछलियों का धंधा करते हैं, मछलियों को जो पकड़ते हैं, ऐसे लोगों का भी जीना हराम हो जाता है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होता है। फिर क्रॉपिंग। हाँ, हाँ, जहाँ डैम के पास होता है जो, पहले से रिवर, हमेशा रिवर्स के पास ही तो खेती-बाड़ी होती है अच्छी। हाँ, तो फार्मर के लैंड हमेशा, एग्रीकल्चर लैंड फिक्स होते हैं शुरू से, है ना? हल्के-फुल्के पानी को वो रोक सकते हैं, लेकिन डैम का पानी एकदम से आकर पूरी की पूरी मिट्टी को उड़ा ले जाता है। 1 महीना, 2 महीना अगर पानी भरा रह गया, अगर डैम कहीं से फट गई, तो सरकार क्या बाल्टी लेके थोड़ी ना आएगी खेतों में से पानी निकालने। वो डूबे रह गए खेत, फसल बर्बाद है और मिट्टी की सॉइल इरोजन हो गई। समझ गए ना? फर्टिलिटी एकदम से खत्म हो गई फिर। उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर चेंजेस आते हैं। डैम्स जो हैं, वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव तो करते हैं, लेकिन इरिगेशन की वजह से कभी-कभार क्रॉपिंग पैटर्न बड़े सारे रीजन में चेंज हो जाता है, जिससे फिर फार्मर्स ना वाटर इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। देखो, ये वाला पॉइंट मैं समझाता हूँ, ये आपको समझ में आया नहीं होगा कि अंग्रेजी क्या लिखी हुई है। एक फार्मर है राजस्थान में। राजस्थान का इलाका कैसा है बताओ? एरिड इलाका है या फिर मतलब अच्छा खासा फर्टाइल इलाका है? एरिड का मतलब होता है सूखा। एरिड है ना? तो राजस्थान में अगर सब कुछ सूखा पड़ा हुआ है, वो एरिड इलाका है, वहाँ का फार्मर अभी तक जिन अनाजों में पानी कम चाहिए होता है, जैसे ज्वार और बाजरा, अभी तक इसको उगा रहा था। अब वहाँ के फार्मर को पता लग गया कि सरदार सरोवर डैम का पानी बगल से होता हुआ मेरे खेतों तक जाता है, तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। वो ज्वार बाजरा को छोड़कर, सबसे ज़्यादा बताओ
कौन से क्रॉप में पानी लगता है? एक ही बात होती है विनायक, पैडी और राइस। ठीक है, राइस कह लो पैडी कह लो। तो राइस जो, क्या? ठीक है। तो राइस जो है, चावल की जो खेती है वो करने लगेगा। तो यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न उसने चेंज कर दिया। अब वहां पर हो सकता है कि ज्वार और बाजरा राजस्थान में ग्रो होना जरूरी था हमारे देश में ज्वार और बाजरा की पूर्ति के लिए, ताकि उसकी पूरे साल कमी ना आए। लेकिन वहां के फार्मर भी राइस की तरफ, राइस की कल्टीवेशन की तरफ शिफ्ट हो गए कि बाजार में चावल को बेचने के हमें उचित दाम मिल जाते हैं, लेकिन ज्वार और बाजरा को बेचने के उचित दाम नहीं मिलते हैं। तो फार्मर ने अपना स्वार्थ देखा, लेकिन उसके अपने स्वार्थ देखने की वजह से उसने अपना जो फायदा देखा, ज्वार और बाजरा के प्राइस जो होंगे फिर, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कम हुई है, तो एकदम से वो शूट अप कर जाएंगे मार्केट के अंदर। और फिर जहां जहां पर ज्वार और बाजरा चाहिए होता है, जिस जिस कामों के लिए, जैसे ज्वार और बाजरा को ना गाय भैंसों को भी खिलाया जाता है चारे के साथ, ताकि वो अच्छा दूध दे, तो वो चीज फिर प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे और इसका खामियाजा किसी ना किसी को भुगतना पड़ेगा। और इसका इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस भी होता है कि सॉइल की सेलिनेशन जो है वो भी बढ़ जाती है। अगर जो डैम्स हैं, अगर इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव तो कर रहे हैं, लेकिन जिन जगह में मिट्टी ऐसी थी कि पानी इतना नहीं चाहिए था, लेकिन फार्मर्स पानी ज़्यादा डाले जा रहे हैं, तो वहां पर जो सॉइल है उसके अंदर खारापन ज़्यादा आ जाएगा। और आप जानते हो कि नमक वाला पानी अगर आप डालोगे क्रॉप्स में तो क्रॉप्स फेल हो जाएंगी। अगला पॉइंट है एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर। देखो सेडिमेंटेशन क्या होता है? मिट्टी या कीचड़ का इकट्ठा हो जाना। ठीक है, पहले मैं आपको सेडिमेंटेशन दिखाता हूं। सेडिमेंटेशन, ये मिट्टी या कीचड़ का ऐसा इकट्ठा हो जाना किसी एक जगह के ऊपर। यहाँ पर एक नेचुरल फोटो दिखानी है मैंने आपको, ये देखो नेचुरल फोटो, ये। अब डैम्स मान लो, यहां पर कोई डैम है, आप ऐसे इमेजिन, इसी को इमेजिन कर लो कि यहाँ पर, यहाँ से कोई डैम है, नीचे जो ये पूरा का पूरा जो पानी आ रहा है, और पानी के दरवाजे अगर बंद कर दिए गए हैं, तो यहां पर पूरी जमीन दलदली और कीचड़ वाली जमीन हो जाती है। तो इतनी जमीन जो हमारे देश की जोग्राफिकल एरिया वो बेकार हो गया, वो किसी काम का नहीं रहा। क्या यहां पर, एक बार बताओ, ऐसी जमीन पर कोई घर कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं? कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकता है? नहीं ना, कोई भी नई चीज कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती यहां पर। अरे वो फिर दोबारा दरवाजे खुलेंगे तब दोबारा ही हाल हो जाएगा कुछ महीनों बाद, है ना। तो रेगुलेट करना, ठीक है, मतलब ये जो रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो, उनका नेचुरल फ्लो को बिगाड़ देती है। ये जो कीचड़ वगैरह इकट्ठा हो जाता है, इसकी वजह से जो पुअर सेडिमेंट होते हैं, पुअर सेडिमेंट मतलब ऐसी मिट्टी जिसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेकार मिट्टी, उसके अंदर पत्थर कंकड़ गिट्टियां ये सब पड़ा हुआ है, वो फ्लो करते हैं और ये सेडिमेंट्स बॉटम ऑफ द रिजर्वॉयर में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर के गट्ठे बनकर। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो स्ट्रीम बेड्स होते हैं, यानी कि जो नदी जहां से फ्लो कर रही है, वो रॉकी हो जाती है, यानी कि बड़े बड़े पत्थर जो हैं आते आते वहां पर एक विशाल चट्टान जैसी बनने लग जाते हैं, जो कि एक्वेटिक एनिमल के नेचुरल फ्लो को रोकता है। जैसे नॉर्मली मछलियां, या फिर जो गैंजेटेड, मतलब कोई जो डॉल्फिन्स हैं, या समुद्री जीव जंतु कोई भी है, इन पत्थर के होने की वजह से वो अच्छे तरीके से फ्लो नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और कभी कभार डैम्स बनने की वजह से इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी हो जाते हैं, राज्य राज्यों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये जो डिस्प्यूट्स हैं कॉमन होते जा रहे हैं जहां जहां पर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो बन रहे हैं, क्योंकि एक स्टेट ए स्टेट बी को फोर्स करता है कि भैया डैम सिर्फ हम अपने लिए नहीं बनवा रहे हैं, तुम्हें हमारे साथ कॉस्ट शेयर करना पड़ेगा और बेनिफिट्स भी तुम्हें भी मिलेंगे साथ में। लेकिन कभी कभार एक राज्य की कंप्लेन ही होती है कि भैया जब डैम बननी थी तो पैसे तो हमसे ले लिए गए, हमारे स्टेट की जीडीपी खाली हो गई और बेनिफिट उसके मिले नहीं, क्योंकि एक स्टेट में 75% पानी जाता जा रहा है। अब जैसे आप, मैं बताता हूँ, आप इसी के डिस्प्यूट को देख लो, इन चारों स्टेट्स के बीच में भी एक बार डिस्प्यूट चला था। ये चारों स्टेट्स का, जब स्टेट स्टेट का डिस्प्यूट होता है, मैंने आपको फेडरलिज्म के चैप्टर के अंदर पढ़ाया था, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर लड़ा जाता है। तो यहां पर आप ये देखो, ये वाला फैक्ट देखो
कि गुजरात के और राजस्थान के जो सूखे इलाके हैं, वहाँ पर ज़्यादा इलाके हैं एज़ कम्पेयर टू मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो 75% जो पानी की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, वो गुजरात और राजस्थान में जो मिलती है, वो सरदार सरोवर डैम के पानी से मिलती है। यानी कि बाकी 2 राज्यों तक सिर्फ 25% पानी जा रहा है। तो क्या वो लड़ेंगे नहीं क्या? कि जब सरदार सरोवर डैम बननी थी तब तो चारों स्टेट्स ने इक्वली पैसा दिया, लेकिन 75% पानी सिर्फ गुजरात और राजस्थान को मिल रहा है, 25% मिल रहा है सिर्फ मध्य प्रदेश और क्या कहते हैं, महाराष्ट्र को। तो ऑब्वियस सी बात है वो चिढ़ेंगे। इसकी वजह से ही राज्यों राज्यों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल, कृष्णा और गोदावरी को लेकर एक रिवर वाटर डिस्प्यूट चला था 3 सरकारों के बीच में, कर्नाटका की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार और आंध्र प्रदेश की सरकार, क्योंकि इनका ये कहना था कि एक स्टेट ने जो डैम बना रखी है वो पानी इक्वल तरीके से बाकी दोनों स्टेट्स को नहीं दे रहा है, और इसका केस भी सुप्रीम कोर्ट में चला था। और यही फिर जब लड़ाइयाँ बढ़ती चली जाती है तो लोग ना, इस एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट के लोगों को हेट करने लग जाते हैं। फिर इसकी वजह से टेंशन्स बढ़ जाती है, कन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं, और फिर सेपरेट स्टेट्स की या फिर स्टेट के अंदर से एक और स्टेट बनाने की जो डिमांड है ना, वो शुरू हो जाती है, जो कि अल्टीमेटली हमारे डेमोक्रेटिक मॉडल को या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के मॉडल को हार्म करता है। ठीक है? अब सरकार ने एक योजना चलाई थी, मतलब ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया, डैम्स के टॉपिक को हटा दो बिल्कुल साइड। अब एक नया फ्रेश टॉपिक आ रहा है। सरकार ने एक योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री मतलब पीएम के नाम पर ये स्कीम है। कृषि का मतलब होता है एग्रीकल्चर। ठीक है? कृषि का मतलब होता है एग्रीकल्चर। सिंचाई का मतलब होता है सॉइल को रेडी करना। ठीक है? हम लोग जैसे खेत को जोतते हैं ना, तो यहां पर बात होती है प्लोइंग की प्लस इरिगेशन की। पानी देना खेत को और खेत की जुताई करना, सिंचाई। ठीक है? योजना। तो यहां पर इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे इस स्कीम के, कि पानी का एक्सेस हर एक किसान को अपने फार्म लैंड पर अच्छी खासी मात्रा के अंदर मिल सके। उसको ऐसा ना लगे उस किसान को कि भैया डैम बनाने के बाद, मतलब वैसे तो डैम से लेना देना नहीं है इस टॉपिक का, लेकिन सरकार जो इतने सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे जा रही है, तो उसका पानी जो है हम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये था, जो कल्टीवेबल एरिया है उसको एक्सपेंड करना अंडर एश्योर्ड इरिगेशन। मतलब सरकार एक एश्योरेंस देगी, एक आश्वासन देगी कि तुम्हारे खेतों में जहां जहां पर तुम फसल की बुआई कर रहे हो, फसल को उगा रहे हो, तुम्हें सुनिश्चित तौर पर इतना पानी तो मिलेगा ही जितना तुम्हारे फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए तुम्हें चाहिए। उसके बाद तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव था कि वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना। ऑन फार्म लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो, ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना, यानी कि खेतों में पानी ऐसा भी ना हो कि बर्बाद हो। जिन फसलों के लिए पानी ज़्यादा चाहिए वहां पानी कम पहुंच रहा है, जिनके लिए पानी जो है कम चाहिए वहां पर बहुत ज़्यादा भर गया पानी। वाटर की वेस्टेज को कंप्लीट तरीके से अवॉइड करना, और वाटर की अवेलेबिलिटी को ड्यूरेशन में भी बढ़ाना और एक्सटेंड तक भी बढ़ाना। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, लंबे समय के लिए पानी की, ऐसा ना हो कि भाई वो किसान अपने गांव में नहीं था, 3-4 दिन के लिए अपनी बेटी से मिल या बेटे से मिलने शहर के लिए चला गया, सरकार ये बोले हमने तो मंगलवार को पानी दिया था तुम्हें, तुम नहीं थे यहाँ पर, तो हमारी क्या गलती। नहीं, उसको जब जब नीड है तो लंबी ड्यूरेशन के लिए, उसको 3-4 दिन हो सकता है कि खेत को भिगाना पड़े। एक किसान का खेत बहुत बड़ा हो सकता है, वो अकेले पूरे खेत में एक ही दिन में पानी ना डाल पाए, उसको टाइम लग सकता है, तो उस ड्यूरेशन को भी सरकार को मद्देनजर में रखना है। और एक्सटेंड मतलब ये नहीं कि सरकार ये बोले कि तुम्हारा ये इतना बड़ा खेत है तो हमारी गलती नहीं है कि भाई तुम्हें जो पानी मिलेगा वो इतने हिस्से में मिलेगा, बाकी इतने हिस्से पे हमें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है। नहीं, एक्सटेंड मतलब उसकी वास्टनेस को भी बढ़ाना है, पानी की एक्सेस को, और ड्यूरेशन को भी बढ़ाना है, लंबे समय के लिए पानी भी देना है। और उसके बाद है, सरकार सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के तरीके से वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस भी करे वहां पर। ठीक है? कि जो किसान है वो पानी को कैसे बचाएंगे, कैसे उसका यूज केस जो है वो करेंगे। क्लियर हो गया? हाँ, माने बताओ। हाँ, हाँ, फ्री में, फ्री में, क्योंकि देखो ना, किसान अगर किसानी करना छोड़ दे तो देश खाएगा क्या? और अगर उसको उस चीज के लिए पैसे देने पड़े तो फिर फायदा क्या? ठीक है?
सरकार कुछ एक्टिविटीज को चाहकर भी बंद नहीं होने दे सकती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन याद है ना? सारे के सारे कैसे किसानों ने आंदोलन कर दिया था, कितनी ज्यादा प्राइस ब्रेड के शूट अप हो गए थे उसकी वजह से, है ना? अल्टीमेटली राजा ही गिर गया, लुई 16 का तख्त ही चला गया उसकी वजह से। हाँ, ये कुछ स्पेसिफिक स्टेट में जहां पर पानी की मतलब दिक्कत है। एक बार बताओ ना, दिल्ली में ये वाली योजना सुनी है आपने? दिल्ली में खेत है एक भी नहीं ना। अब एक पर्टिकुलर स्टेट में भी हर जगह पर नहीं है ये, जहां पर पानी जैसे बगल में है, अवेलेबल है, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार वहां देखी जो वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट्स या वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं एक स्टेट के अंदर, उनको। ओके, क्लियर हो गया विनायक, राजकुमार, रिजवान? ठीक है, रिजवान समझ में आ रहा है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग विनायक? कलेक्ट करा जाता है बेसिकली, ताकि उसका फ्यूचर में यूज केस हो सके। ठीक है, के पर हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब यह है कि हम बारिश के पानी को कलेक्ट कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं, ताकि हम उस बारिश के पानी को दोबारा फ्यूचर के अंदर रीयूज कर सके। एंशियंट टाइम में, अब देखना यहाँ पर, जैसे याद है मैंने आपको कल की क्लास में टॉपिक पढ़ाया था कि एंशियंट टाइम में मल्टीपर्पस रिवर वाटर वाटर प्रोजेक्ट्स, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य और इलाहाबाद के राजा और ये दिल्ली सल्तनत के राजा जैसे इल्तुतमिश वगैरह ने कैसे कैसे करवाया था। तो अब आपको यहाँ पर कुछ एंशियंट टेक्निक दी जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि बारिश का पानी को कलेक्ट करने के लिए साइंटिफिक टेक्निक्स हमारे देश में प्राचीन काल से लेकर, एंशियंट टाइम से लेकर आधुनिक ज़माने तक, मॉडर्न ज़माने तक कैसे चल रही है। तो एंशियंट टाइम में लोग जो है बड़ी सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे, ताकि वो रेन वाटर को हार्वेस्ट यानी कि कलेक्ट कर सके, फ्यूचर में रीयूज़ कर सके। ग्राउंड वाटर जो है फिर से चार्ज हो जाए, नदियों का जो पानी आ रखा है उससे ग्राउंड वाटर जो है फिर से भर जाए। ठीक है, और जो फ्लड वाटर है उसको हम कलेक्ट कर लें, या तो उसको रीडायरेक्ट करते हैं, मतलब ताकि पानी एक जगह पर भरे ना बेफालतू में। अब ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, लोकल एरिया के ये नाम है अलग अलग जगह पे। जैसे राजस्थान में आप एक चीज जानते होगे, बड़ा फेमस स्ट्रक्चर एक होते हैं, और वो होते हैं, एक सेकेंड, बड़े फेमस स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं बाउली। आपने ये सीन देखा होगा, सुल्तान मूवी, ट्रेनिंग सीन, ये जहां पर सलमान खान की ये जो प्रैक्टिस चल रही होती है, दिल्ली की बड़ी फेमस बाउली है जिसको हम कहते हैं अग्रसेन की बाउली। यहाँ पर पुराने, ये वैसे क्या है, दिल्ली में तो बना दी गई, लेकिन ये दिल्ली से इंस्पायर्ड नहीं है। जो राजपूताना, राजपूत रूलर्स जो राजस्थान के थे, राजस्थान में दुनिया में पहली बार ऐसी बाउलीज बनाना राजपूत रूलर्स ने स्टार्ट करी थी। ये राजस्थान की बाउलीज है, मैं दिल्ली में इसलिए दिखा रहा हूँ, ये बड़ी फेमस है। और पीके मूवी के अंदर भी आमिर खान जब रात अपनी गुजारता था, जब वो एलियन बनकर आया था और दिल्ली में जब वो घूमता था, तो रात को वो अनुष्का शर्मा को यहीं मिलता था, यही उसका आशियाना था। तो अग्रसेन की बावली बहुत फेमस बावली है। रात को लोग उसको थोड़ी सी हॉन्टेड प्लेस मानते हैं, कि लोगों को आवाज़ आती है और कहते हैं कि 10 बजे के बाद अगर आप ये नीचे स्टेप्स की तरफ जाते हो तो आपका वापस आना असंभव है यहाँ पर। वो खैर अलग बातें हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि बारिश का पानी यहाँ पर कलेक्ट होता होता यहाँ पर भर जाता था पूरा, लेवल 1 बढ़ गया, भर गया, लेवल 2 यहाँ तक भर गया। फिर दिल्ली वालों को, राजस्थान वालों को, जहां पर भी ऐसे बाउलीज के स्ट्रक्चर बन रखे हैं, फिर वो बारिश के पानी को पूरे साल या जितने भी महीने उनको यूज करना है, वो ऐसे यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये तो बहुत फेमस बाउली है, इसको हम उग्रसेन की बाउली बोलते हैं। उग्रसेन की बाउली, इतना ग्रैंड स्ट्रक्चर है इसका, ये देखो। और ये सीढ़ियां यहाँ पर क्यों लगाई गई हैं? जैसे जैसे वाटर लेवल जितना नीचे होगा, यहाँ पर सीढ़ी से उतरकर लोग आए, पानी को बाल्टी में भरे, ठीक है, और वापस फिर ऊपर की तरफ ये चले जाए। ठीक है, थोड़ा सा रिस्की भी होता था, पैर वैर फिसल जाए तो डूबने वूबने के चांसेस इसके ऊपर रहते हैं। ठीक है, लेकिन वाटर को कलेक्ट करने के लिए ये अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी है। आज हिंदुस्तान के आदमी ने इसको कुछ ऐसा रूप दे दिया है ना, कि यहाँ पर मॉडलिंग हो रही है भाई साहब। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? फ्लड वाटर का ये मतलब है राजकुमार, कि जो पानी जैसे जहां पर भर गया है, जहां पर बाढ़ वगैरह जैसे आ गई, तो उस बाढ़ के पानी को भी स्टोर कर लिया जाए, ताकि नियर फ्यूचर में वो यूज हो जाए, तबाही ना हो उसकी वजह से।
उसके हम तबाही को किसी मतलब विनाशकारी रूप को पानी के विनाशकारी रूप को किसी हम अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ कर लें, ठीक है? अब देखो, हिली और माउंटेनियस रीजन में पहले के ज़माने में बनाए जाते थे, ये आज भी इंटैक्ट है मतलब अब पर आपको भी पता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ, आप जैसे दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में तो यार नाम मात्र को लोग करते होंगे, मुझे तो नहीं लगता कि कोई करता होगा। लेकिन ये सारे जो मैं नाम लेने जा रहा हूँ, ये आज भी उन एरियाज़ में जो एरियाज़ मैं आपको बताऊँगा, वहाँ पर लोग आज भी करते हैं ये, ठीक है? एक होते हैं गुल, गुल को कुल भी कहते हैं। आप इसको चाहे गुल कह लो, चाहे कुल कह लो। पहाड़ी इलाकों में हिली और माउंटेनियस रीजन में ये वाले स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। लोग यहाँ पर करते क्या हैं, एक डाइवर्जन चैनल बनाते हैं मतलब पानी को डायरेक्ट करने के लिए, दिशा देने के लिए, उसको हम गुल या कुल कहते हैं। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न हिमालयन स्टेट जो है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह, यहाँ पर गुल और कुल जो है बनाए जाते हैं ताकि वहाँ के लोग जो पहाड़ों में गिनी-चुनी खेती-बाड़ी जो कर रहे हैं, वहाँ पर पानी यूज़ करा जा सके, ठीक है? तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये गुल और कुल कैसे दिखते हैं। प्रॉपर अगर मैं आपको बताऊँ, ये देखो, ये होता है प्रॉपर स्ट्रक्चर। एक पॉन्ड जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ज़रूर, यहाँ पर पानी भर गया है, लेकिन हम इसको पॉन्ड ना कह के गुल और कुल के कह रहे हैं, एक तो ये लोकल भाषा का नाम है ये पॉन्ड और वही, लेकिन यहाँ पर एक डाइवर्जन चैनल बनाया जाता है। नॉर्मल पॉन्ड क्या होता है कि वहाँ पर गोल नॉर्मल पॉन्ड कैसा दिखता है? ये गोल सा स्ट्रक्चर है और यहाँ पानी भरा हुआ है, ये पॉन्ड होता है, लेकिन हम इसको पॉन्ड क्यों नहीं कह रहे हैं? लोकल नाम इसका गुल और कुल है, पॉन्ड नहीं कहा गया इसे, क्योंकि यहाँ पर मेन है कि मेन चीज़ ये की टर्म है कि डाइवर्जन चैनल बनाए जाते हैं। ऐसा एक पॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पर एक छोटा-सा कैनाल जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है उस वाटर को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि वो उधर से भी ओवरफ्लो ना हो जाए। अब ये डाइवर्जन चैनल कैसा दिखता है? ये देखो। यहाँ पर पीछे की तरफ या आगे की तरफ ऐसा पॉन्ड जैसा स्ट्रक्चर होगा और ये देखो यहाँ पर एक डाइवर्जन चैनल है कि पानी फिर वहाँ से बहता हुआ आगे की तरफ जाए और जहाँ-जहाँ ये कहाँ तक जाएगा पानी? जहाँ-जहाँ तक लोगों के खेत हैं। देख रहे हो कितनी दूर तक ये जैसे निकल कर आगे, आगे, आगे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। इसको एक डायरेक्शन दे दी गई है यहाँ पर साइड में पत्थर-वत्थर लगाकर कि ये आराम से उधर बहता चले। इसको हम कहते हैं गुल या फिर कुल। हिमाचल प्रदेश वगैरह, उत्तराखंड वगैरह के अंदर ये वाले स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं। ये आपको नाला जैसा ज़रूर लग रहा होगा लेकिन ये नाला नहीं है। ये जो पानी उधर पॉन्ड में कलेक्टेड था ये उधर से फ्लो होता हुआ ये बह रहा है। ठीक है? फिर एक होते हैं खादिन या जोहद। ये जो सूखे इलाके हैं, एरिड और सेमी एरिड। एरिड होता है पूरे सूखे, सेमी एरिड होता है साल में कभी-कभार जब वो इलाके सूख जाते हैं, तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर फील्ड है, उनको हम लोग रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मतलब खेतों को कुल मिलाकर पानी का सप्लाई सदाबहार के लिए मिलता रहे। तो रेन वाटर जो है, हम उसको यूज़ करते हैं ताकि सॉइल जो है, वो मॉइस्चराइज़ हो सके। अब जैसलमेर जो जगह है, ठीक है? राजस्थान के अंदर, वहाँ पर हम नाम देते हैं इसको खादिन और राजस्थान के दूसरे इलाकों में हम इसको जोहद बोलते हैं, ठीक है? तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको राजस्थान में खादिन और जोहद कैसे दिखते हैं। ये ऐसे इलाके। अब ये ऑटोमैटिकली नहीं बन गया ये वाला स्ट्रक्चर, आप सोच रहे हो कि बारिश के बाद मिट्टी ने ऐसा बना दिया होगा। ये जानबूझकर ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करा गया है। इतने-इतने इलाकों में ये जो है पानी जो है जब तक भरा रहे, क्योंकि आपको वैसे ही दिख रहा है सूखा-सूखा इलाका है। देखा इसका बैकग्राउंड चेक करो, देखो पूरा सूखा है ये। ल लिमिटेड हाँ, ये जो है लिमिटेड एरिया के अंदर जो है यहाँ पर पानी जो है वो अवेलेबल है और जहाँ-जहाँ पर पानी जो भरा हुआ है, ठीक है? उतना पानी यूज़ हो जाए, हल्की-फुल्की खेती-बाड़ी हो जाए, उतना काफ़ी है वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि बारिश वहाँ पर नाम मात्र को ही होती है, तो जितनी हो पा रही है, उतनी जगह पर पानी जो है वो इकट्ठा कर दिया जाता है। हाँ, यूज़ केस अब आप कहोगे सर खेती-बाड़ी के लिए तो इतना ये लग नहीं रहा हमें कि इतना यूज़ केस हो सके।
लेकिन ये एक्चुअली क्या है कि आसपास के इलाकों में जहाँ पर ये ऐसा पानी कलेक्ट हो जाता है तो घास फूस उग जाती है, तो लोग अपनी भेड़ों को, कैमल्स को चरवाने के लिए, पानी पिलाने के लिए यहाँ पर ले जाते हैं। ठीक है, तो उनका दूसरा पर्पस भी सॉल्व हो जाता है एनिमल्स वगैरह को रखने का। फिर बंगाल में होता है इनअंडेशन चैनल, इसको हम बोलते हैं इनअंडेशन चैनल। तो बंगाल के जो फ्लड प्लेन्स हैं जहां पर पानी भर जाता है, तो लोग वहां पर इनअंडेशन चैनल्स बनाते हैं अपनी फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए। ये कैसे दिखते हैं? ये ऐसे दिखते हैं। बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी भर गया, उसको भी हमने एक दिशा दे दी कि पानी बहता 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 आगे की तरफ, जो आसपास के खेती बाड़ी वाले इलाके हैं या यहाँ पर लोगों को कुछ भी ग्रो करना है, तो वो उसके थ्रू जाता रहे पानी। देखो, हर जगह एक चैनल, हर जगह एक पॉन्ड, हर जगह पानी का भरना वही है, बस अलग अलग एरिया के अलग अलग नाम है। ये देखो, ये एक इनअंडेशन चैनल है जहाँ पर पानी को डायरेक्शन मिल रही है जाते हुए, कैनाल की तरह। थोड़ा सा वाइड है ये। ठीक है, और इसका एक स्ट्रक्चर और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे ये देखो, आसपास के लोग जो खेती बाड़ी या हल्की फुल्की जो भी करेंगे, तो वो यहाँ से पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन आप जानते हो कि बूंद बूंद करके पानी पहुंचाया जाता है। तो ये जो सिस्टम है, ये 200 सालों से प्रैक्टिस करा जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के मेघालय के इलाके में। इस सिस्टम में क्या होता है, वाटर जो कि झरनों से फूट कर, छोटी छोटी स्ट्रीम्स और स्प्रिंग से फूट कर जो आ रहा है हिल्स में, जैसे आपको पता है पहाड़ पे झरने फूटते रहते हैं, फ्रेश वाटर वहां से आता रहता है। ये एग्रीकल्चर फील्ड में ट्रांसपोर्ट करा जाता है यूजिंग बैम्बू एज पाइप्स। हम यहाँ पर बैम्बू की बहुत लंबी चौड़ी पाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। लगभग 15 से 20 लीटर पानी इन बैम्बू पाइप के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट होता है ओवर हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स, एंड फाइनली 20 से 80 ड्रॉप हर एक मिनट पर गिरती रहती है। हम उसके अंदर छेद बना देते हैं बांसुरी की तरह, फ्लूट की तरह। ठीक है, एट द साइट ऑफ प्लांट, यानी कि जहां पर हमें उसको पानी पहुंचाना है किसी पेड़ को या पौधे को, वहां पर हर मिनट में एक छेद बनाकर उसके रूट में 20 से 80 ड्रॉप गिरते चले जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये अ, ऐसे कर कर देखो, पहाड़ के ऊपर से एक झरना फूट रहा होगा, बैम्बू टू बैम्बू, बैम्बू टू बैम्बू, ऐसा स्ट्रक्चर कनेक्ट करते हुए हमने बना दिया। मैं बता देता हूँ आपको इसको कैसे बनाते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक बैम्बू यहाँ से हमने कनेक्ट करी, एक यहाँ से ऐसे कनेक्ट करी, एक यहाँ से ऐसे कनेक्ट करी, एक यहाँ से ऐसे कनेक्ट करी, एक इधर से कनेक्ट करी। जो इलाका है जहाँ से झरना फूट रहा है, वो हो सकता है वो झरना फूट रहा है यहाँ से। अब नीचे सीधी दिशा में लाना पहाड़ी इलाके से उतरते हुए मुश्किल है, तो ये ऐसे ऐसे पानी यहाँ पर ऐसे घूमते हुए ऐसे कर कर आता है। और इन्हीं बेम्बू स्टिक्स के अंदर, इन्हीं बेम्बू स्टिक्स के अंदर यहाँ पर छेद क्रिएट कर दिए जाते हैं, जहाँ से पानी जो है वो टप 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 करके धीरे धीरे करके जहाँ जहाँ पर जरूरत होती है वो टपकता रहता है, बांसुरी की तरह, फ्लूट की तरह। ये देखो, ये जा रहा है जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, देखो, जिग जैग जिग जैग जिग जैग पानी बढ़ते हुए जा रहा है। और जहाँ पर वो फाइनली, जहाँ तक हमें उसको देखो प्लांट तक पहुँचाना होगा, ऐसे बांसुरी की तरह हमने छेद बना दिए। और यहाँ पर किसी चीज़ की खेती हो रही है, पानी यहाँ पर इतने इतने हिस्से में रिस रिस कर, टपक टपक कर उतने हिस्से में गिर रहा है, फालतू का पानी वेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्लियर हो गया? बताओ, क्लियर है? अब देखो दोस्तों, कर्नाटका में और राजस्थान में एक होता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये रूफ टॉप का मतलब क्या होता है, किसको हम कहते हैं रूफ टॉप अपने घर में? छत को, है ना? तो ये मेनली प्रैक्टिस करा जाता है कि हम ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर कर सकें, पर्टिकुलरली ये वाली टेक्निक यूज करी जाती है राजस्थान के अंदर। ठीक है, और मैसूरू कर्नाटका के अंदर उसके टाउन्स और विलेजेस में, थार डेजर्ट एरिया के आसपास भी, जो कि ये लोगों के घर बन रखे हैं। ये गेंदाथुर नाम का एक गांव है मैसूर कर्नाटका में, वहाँ पर, और राजस्थान में, और थार डेजर्ट राजस्थान में ही है, वहाँ पर ये यूज़ करा जाता है।
लोग छतों पे पानी इकट्ठा करते हैं, इसके लिए कोई स्पेशलिस्ट टेक्निक नहीं, किसी में भी कर सकते हैं, बाल्टी में, हौदी बनाकर, टंकी बनाकर। तो ये कैसे भी हो सकता है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अलग अलग टेक्निक होती हैं इसके। नॉर्मल जैसे मैंने आपको बोला, टंकी वंकी लगा रहे, स्टोरेज टैंक लगाकर यहाँ पर। अच्छा, ये क्यों लगाया गया है यहाँ पर ना, जनरली क्या होता है, पत्थर वगैरह से पानी ना फिल्टर वगैरह हो जाता है आराम से, ठीक है, बारिश का पानी, क्योंकि आजकल तो अब अच्छा आता नहीं है। इसको भी वैसे आप कम लोग अवॉइड करते हैं, ये तो आपको क्योंकि ये बताया जा रहा है कि एंशियंट टाइम से लोग इसकी कैसे प्रैक्टिस करते थे। तो जैसे ये पानी जो ऊपर टपक रहा है, इसको नीचे कोई चीज़ लगाकर हमने ऐसे एक स्टील की एक प्लेट लगाकर पाइप के थ्रू कनेक्ट करता हुआ ऐसे कर दिया। दिल्ली में आपने देखा है, ये जो रूफ टॉप के ऊपर ये जो हमने गड्ढा खोद रखा होता है छत पर अपनी, उससे पानी डायरेक्ट सड़कों पे गिरता है आकर, है ना। तो बस आप ऐसा मान लो कि वो सड़कों पे ना गिर के किसी जगह पे कलेक्ट हो जा रहा है, वो हो जाएगा आपका रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक है। फिर कुछ जगह पर बनाए जाते हैं टंकास। ये छत की टंकी नहीं है, ये एक्चुअली अंडरग्राउंड टंकी है, ये अंडरग्राउंड टैंक्स हैं। इससे क्या करा जाता है, जो घर का मेन गलियारा है या जो कोर्टयार्ड है, गलियारे कोई कोर्टयार्ड कहते हैं वैसे, वहां पर पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। और वो बड़े बड़े कमरों जितने बड़े साइज के होते हैं, ठीक है। तो टंकास जो है ये स्लोपिंग रूफ से कनेक्टेड होते हैं घर की छतों से, पाइप के थ्रू यहाँ पर पानी बढ़ता रहता है। तो जो रेन छत पे जो गिर रही है वो ट्रेवल डाउन करती है इन पाइप से, और ये अंडरग्राउंड टंकास में जाके स्टोर हो जाती है। ये सेमी एरिड और एरिड इलाकों में प्रैक्टिस करा जाता है। राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, तो आप ऐसा इमेजिन कर लो कि आपकी ज़मीन के नीचे कमरा है जहाँ पर पानी भर रखा है, तो आपको एसी और कूलर की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठंडा रहता है घर। ठीक है। और ये राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा ये वाली प्रैक्टिस करी जाती है, एक बीकानेर में, एक फालोडी में, और एक ये बाड़मेर में। ठीक है। और ये जो रेन वाटर होता है, इसको हम बहुत सारे इलाकों में, स्पेशली राजस्थान में, पलार पानी भी कहते हैं, जो कि ड्राई सीजन में यूज़ करा जा सकता है जब दूसरे सोर्सेज सूख चुके हैं। ठीक है। तो पहली जो बारिश होती है, फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन, आपको पता ना, कहते हैं पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए, आपके फोड़े फुंसियाँ निकल आती हैं, अच्छा पानी नहीं होता है। पहली बारिश को यहाँ के लोग अवॉइड करते हैं, तो उसको ग्रेट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे जैसे और तीसरी बारिश, चौथी बारिश, पांचवी बारिश जो होती है, उसको फिर जो पाइप होती है उसको खोल दिया जाता है और वो टंकास में पानी भर देता है। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि जब गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये कमरों को ठंडा रखने में भी काम करता है, और आप फिर इसका पानी यूज़ भी कर सकते हो अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, अपनी गाय भैंस भेड़ बकरियों के लिए, कैमल के लिए, पीने के पानी के लिए, नहाने के लिए। जब आपके गांव में, आपके इलाके में किल्लत हो गई है पानी की, कहीं से भी बूंद बूंद भर पानी नहीं टपक रहा 2-2 महीने तक, तो यहाँ पर ये स्टोर्ड वाटर जो है वो काम आता है। ठीक है। ये ऐसे बनाया जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म, मतलब बाहर का स्ट्रक्चर तो ऐसे दिख रहा है मुझे, आपको अंदर दिखाना है इसके। इसकी प्रॉपर इमेज नहीं मिल रही है। आप ऐसे इमेजिन कर लो, कुएं की तरह, जैसे आपके कमरे में नीचे पानी भर के है, आप उसको फिर आराम से जाकर, मतलब ये घर के बाहर आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, आपके छत से जो पानी आ रहा था नीचे अंडरग्राउंड कनेक्ट करते हुए पाइप आपने यहाँ तक पहुंचा दिया। ये पानी यहाँ पर भरता जाता है ताकि मेन घर आपका सीले ना, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये मेन घर के अंडरग्राउंड से पूरा का पूरा एक कनेक्टेड है, तो आपका घर जो है अल्टीमेटली, आसपास अगर पानी का स्रोत रहेगा, आपकी जो बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग क्या कहते हैं, गर्म क्यों रहती है, क्योंकि शहर के जो घर वगैरह हैं, ये सरियों से, सीमेंट से, पत्थर से, कंकड़ से, गिट्टियों से, लाल ईंटों से बने हुए, ये हीट ट्रैप कर लेते हैं ये। तो आसपास अगर मान लो कि आपके घर के नीचे एक ऐसा चेंबर है अंडरग्राउंड का, जहां पर पानी पूरा का पूरा भरा हुआ है और वो ग्राउंड वाटर का लेवल थोड़ा सा ऊपर है, तो आपकी जमीन जो है वो ठंडी रहेगी। ठीक है। ये टंकास होते हैं, यहाँ पर पानी जो है वो ऐसे करके भरा जाता है। ओके। फिर एक है आपका रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, कॉमन है शिलोंग के अंदर, मेघालय के अंदर, चेरापूंजी और मॉस सिंड्रम। आपको पता है ना, मॉस सिंड्रम के बारे में आपने बचपन में सेकंड थर्ड क्लास में सुना होगा, रेनियस्ट प्लेस ऑफ इंडिया कहते हैं हम इसको, है ना। अब रेनियस्ट प्लेस जो इंडिया की है, वहां पर ऑब्वियसली बात है कि पानी बहुत ज्यादा भरने के चांसेस हैं, आसार हैं बारिश के दिनों में।
तो बेटर है कि लोग जो है उस पानी को स्टोर कर लें और फिर बाद में यूज़ कर लें, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? तो ये शिलांग से 55 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और ये हाईएस्ट रेनफॉल रीजन है वर्ल्ड का, ठीक है? लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा रेनफॉल देख रहे हो, हाईएस्ट रेनफॉल, हाईएस्ट रेनिएस्ट प्लेसेस है ये दुनिया की, लेकिन फिर भी शिलांग के अंदर एक्यूट शॉर्टेज कभी कभार वाटर की हो जाती है। मेघालय की कैपिटल है शिलांग, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? और चेरापूंजी और मौसिनराम वो बता रहा है कि शिलांग से 55 किलोमीटर दूर है, जो कि हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करते हैं वर्ल्ड के अंदर, लेकिन इसकी जो मेघालय की जो कैपिटल है शिलांग, वहाँ पर पानी की किल्लत, इतना ज़्यादा पानी बरसने के बाद भी वहाँ पर पानी की किल्लत हो जाती है, क्योंकि स्टोर नहीं करते हैं वहाँ के लोग। तो यहाँ पर हर एक घरों में फिर उसके बाद जागरूकता आई थी कुछ साल पहले, तो वहाँ पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, जहाँ पर नियरली 15 से 25% जो टोटल वाटर जो होता है हाउस होल्ड का, वो जो बारिश के दिनों में उन्होंने पानी इकट्ठा कर रखा होता है। बारिश के दिन भी नहीं बोल सकता मैं यहाँ पर, क्योंकि ऐसा कोई हफ्ता नहीं होता पूरे साल का जहाँ पर यहाँ पर बारिश ना हो। तो लोग अब उस पानी को इकट्ठा कर कर यूज़ करते हैं, फिल्टर करते हैं, उसी को पीते हैं, उसी से नहाते हैं, उसी से सारे काम करते हैं, ठीक है? फिर एक जगह है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, मैसूर जो है, मैसूरू जो है कर्नाटका में, वहाँ पर एक गाँव है गेंडाथूर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एनुअल रेनफॉल जो है, एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है, वो 1000 की है, 1000 मिलीमीटर की है। हर एक घर के अंदर जो है वो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, और वो लगभग 50,000 लीटर ऑफ पानी एक साल का इकट्ठा कर लेते हैं इससे, तो उनको फिर बाकी किसी आर्टिफिशियल सोर्सेज की ज़रूरत होती ही नहीं है। फिर यहाँ पर एक आपको एक फैक्चुअल बॉक्स दे रखा है, वेस्टर्न राजस्थान में जो रेन वाटर सॉरी जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जो प्रैक्टिस है वो डिक्लाइन होती जा रही है। इसका रीज़न ये है कि अब वहाँ पे लोगों के पास प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल रहने लगा है, जब से इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाई है सरकार ने। तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य था हमारे देश के अंदर जहाँ पर सरकार ने कंपलसरी कर दिया था कि सारे लोगों को घर पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रूफ टॉप पे एक स्ट्रक्चर बनवाना है, ठीक है? और जो भी नहीं बनवाएगा उसको पनिश करा जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक जैसे हमारे दिल्ली में होता है ना कि आपकी छत की जो टंकी है उसका ढक्कन खुला नहीं रहना चाहिए, वो डेंगू वाले इंस्पेक्शन करने आते हैं, है ना? अदरवाइज 5,000 रुपए का चालान लगता है, पता है ये वाली बात आपको? बारिश के दिनों के बाद ना अभी डेंगू वाले रैंडम इंस्पेक्शन करने आते हैं, आपके घर की छत की अगर टंकी खुली हो, अगर उसका ढक्कन हो, आप कह दो मुझे नहीं पता, वो तो उड़ गया था, मैं तो छत पे नहीं गया था। भैया आपके ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है, आपको जागरूकता रखनी चाहिए, क्योंकि मच्छर पनपते हैं उसके अंदर। अगर आपके घर के छत की टंकी का ढक्कन टूटा हुआ मिला, या फिर वो उड़ गया, या फिर वो वहां पर नहीं मिला किसी भी कारण से, तो 5,000 रुपए का फाइन आपको भरना पड़ेगा। और अगर आप वो मना कर देते हो तो 3 महीने की जेल है फिर आपके पापा को, या फिर जिसके भी नाम पर घर का एग्रीमेंट है, या जिसके भी नाम पर वो प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो वो कंपलसरी है। दिल्ली वालों को शायद से आप लोगों को ये वाली बात कम पता होगी, लेकिन ये कंपलसरी है। ऐसे ही तमिलनाडु की सरकार ने कंपलसरी कर दिया था कि छत पे हर किसी को रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाना है। अदरवाइज जो डिफॉल्टर्स होंगे, जिन्होंने जो नहीं बनवाएंगे, अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि लोगों को बनवाना भी अपने पैसों से था। तो जो नहीं बनवाते थे उनको, उनके ऊपर फाइन लगती थी, फाइन लगाया जाता था, पेनल्टी लगती थी, या जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। चैप्टर हमारा कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ, एक भी फैक्ट, एक भी एनालिसिस हमने इसकी छोड़ी नहीं है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।